तने गिरफ्तार सियासत अपार। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने प्रदेश की राजनीति में तूफान ला दिया है। जहां एक और ईडी इस गिरफ्तारी को एक संस्थागत लूट की प्रणाली के खिलाफ बड़ी सफलता बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। दूसरी ओर सत्ताधारी बीजेपी ने चेतावनी दी है कि यह तो बस शुरुआत है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को कांग्रेस ने नगर में प्रदर्शन करते हुए ईडी का पुतला फूका और नारेबाजी करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की भाजपा सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल अपने बेटे से मिलने ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि बेटे की गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव के तहत की गई है, साजिश है। बघेल का आरोप है कि यह उन्हें तोड़ने की सोची समझी कोशिश है। पूर्व सीएम भूपेश ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का फोन उनके पास आया था। इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। साथ ही कांग्रेस 22 जुलाई को बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र राजनीति में साफ दिखाई देता है। जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने सीबीआई जांच नहीं होने दी। अब वे हर मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तमाम चुनावों में मिली हार से उनका दिमाग जो है भ्रष्ट हो गया है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहें और क्या करें। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के फोन आने पर कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अब भूपेश काका अपने आका के पास तो जाएंगे ही और कहेंगे क्या हुक्म है मेरे आका। इस तरह तो कहें तो छत्तीसगढ़ में बयानबाजियों का दौर जारी है। लेकिन क्या वास्तव में भूपेश बघेल और उनके बेटे शराब घोटाले में शामिल हैं? क्या सत्ता पक्ष वास्तव में विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है? और 22 जुलाई को होने वाले कांग्रेस के प्रदर्शन यानी कि आर्थिक नाकेबंदी से कितना असर सरकार और ईडी पर होगा? इन सभी सवालों की आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। बढ़िया है। मैं तो उसको यही बोला कि आज तुम्हारे दादाजी जिंदा रहते तो ज़्यादा खुश होते, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपने बातों को रखे और जेल की यात्राएं की। वो तुम्हारे दादाजी रहते तो ज़्यादा खुश होते। और रुको ना यार। जी 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 सर, जी सर। दूसरी बात जो आपने पूछा कि अभी लगातार लोगों को बुला रहे हैं और धमका रहे हैं कि इसके खिलाफ बोलो नहीं तुमको जेल में डाल देंगे। और केवल यही नहीं, ईडी नहीं बल्कि OW वो भी लगातार जो लोग बयान दे चुके हैं, जो शपथ दे चुके हैं, कोर्ट में शपथ दे चुके हैं, उनको भी बुला बुला के धमकी देने का काम कर रहे हैं। तो ये लोगों को डरा के धमका के फंसाना चाहते हैं और केवल एक ही टारगेट है, भूपेश बघेल और उसका बेटा। अब ईडी का मामला है। अब देखिए, पहले लोग सीबीआई को 5 साल इंटर नहीं करने दिए अपनी, जब उनकी सरकार थी। आज कई विषय में वो लोग फिर सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो इन पर क्या भरोसा किया जाए? जैसा समय आता है वैसा लोग बोलते हैं। तो हमको तो लगता है कि बुरी तरह से जो हर चुनाव में इनकी हार हुई है, विधानसभा से लेकर लोकसभा से लेकर नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में, तो इन लोगों का मत ही भ्रष्ट हो गया। इनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि इनको क्या बोलना चाहिए, क्या करना है। देखिए, हाईकमान साथ होगा क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और अभी तो ये भूपेश काका जाएंगे अपने आका के पास में और पूछेंगे मेरे लिए क्या हुक्म है आका, ये पूछेंगे। तो अब देखिए अब वहाँ पर क्या जवाब देंगे।
तो देखा आपने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद लगातार छत्तीसगढ़ में सियासी पारा जो है उफान पर, और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए गंधर्व पांडे जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं, साथ ही ऋषभ चंद्राकर जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही रमेश पांडे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। पहला सवाल मेरा गंधर्व पांडे जी आप ही से है। लगातार ईडी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भूपेश बघेल ने कल अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात के बाद जो है ये बयान दिया था जो हमने आपको सुनाया है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तमाम केंद्रीय नेतृत्व से उनके साथ है, छत्तीसगढ़ का नेतृत्व उनके साथ है, और लगातार इस मसले पर 22 जुलाई को कल जो है प्रदर्शन भी होने जा रहा है, आर्थिक नाकेबंदी। लेकिन अभी हाल ही में 2 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया इससे आप भी वाकिफ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है कि राजनीतिक मुद्दे को राजनीति ढंग से ही सॉल्व करें, इसमें व्यक्तिगत और ईडी की एंट्री ना कराएं। उन्होंने सिद्धरमैया की पत्नी के जमीन आवंटन भूमि मामले को लेकर यह बयान दिया। अभी 2 घंटे पहले का हाल यह बयान है। सुप्रीम कोर्ट की जो बयान है जो कह रहे हैं कि ईडी को नहीं उतारना चाहिए, राजनीति को राजनीति ढंग से लड़ना चाहिए उन्होंने। और आपको बता दूं ये पिछले 1 साल में पहली बार नहीं 5 बार ईडी ने जो इस तरीके से जो है टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है ईडी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की जो कल की टिप्पणी जो ईडी को लेकर की गई है और छत्तीसगढ़ में मचे घमासान को देखते हुए आप क्या कहेंगे? प्रथम सभी को मेरा नमस्कार, पूरे आपके दर्शकों को जय जोहार, उनको भी नमस्कार, साथियों को नमस्कार। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान 5 साल तक एक कोलेटरल फंड खड़ा किया गया, कोलेटरल तंत्र, जिसमें अधिकारियों की और राजनेताओं की मिलीभगत के तहत पूरे प्रदेश में चाहे वो कोयला आवंटन की बात हो, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, चाहे वो सरकारी प्रजातंत्र का संरक्षण देने की बात हो, उस पे ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लेन देन है, व्हाट्सएप चैट्स हैं, गवाह हैं, तथ्य है, प्रमाण है, उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट के पास गए तो कोर्ट ने रिमांड में भेजा है। और भूपेश बघेल जी अभी प्रदेश में इससे अगर कोई भी अपराध करता है, चाहे वो कोई भी हो, तो सबके लिए कानून बराबर है। अगर उसने अपराध किया तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर कोई किसी बड़े नेता का पुत्र है या किसी बड़े राजनीतिक दल में उनके पिताश्री कोई बड़े ओहदे पर रहे हैं, तो उसकी चादर ओढ़ करके वो अपने पूरे राजनीतिक दल को, जो व्यक्ति खुद कभी उस पार्टी में रहा ना हो, ना किसी प्रदर्शन आंदोलन में रहा हो, उसके लिए पूरे अपने दल को, जिन कार्यकर्ताओं ने उस दल को बनाने में मेहनत की, उनको सड़कों पे लाना और ये दिखाना, तो एक कांग्रेस की एक मोनोपोली रही है, पावर सेंटर, वही चीज चल रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में ये माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कानून सभी के लिए बराबर है। जिस प्रकार से आपने कहा कि कोर्ट ने इन चीजों को लेकर के कहा है, तो जो भी चीजें हैं वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने पर क्या आपको लगता है गंधर्व पांडे जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कर्नाटक में सिद्धरमैया की पत्नी जो है बीएम पार्वती को जैसे नोटिस दिया था ईडी ने, उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने तक टिप्पणी की है ईडी पर, क्या ऐसी टिप्पणी आपको छत्तीसगढ़ के मामले में मिल सकती है क्या? इस प्रकार की कोई भी संभावना मुझे तो नहीं लगती, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो मैंने आपको बताया कि जो ये भ्रष्टाचार तंत्र का एक नेटवर्क खड़ा किया गया था, उसमें ईडी के लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए इसको परत दर परत खोलते हुए जा रहे हैं। इनके पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी भी जेल में हैं। अभी जो 22 अधिकारी थे उनका जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई, फिर उसमें जो ट्रिपल ए है, अनवर डेबर, अनिल टुटेजा, अरुण त्रिपाठी, इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई, जो संपत्ति सीज की गई है, 4.5 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुआ, ये सारे जब साक्ष्य हैं तो उसको देखते हुए कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा। अगर कोयले की बात करें तो वहां पर सबने, पूरे प्रदेश की एक एक जनता ने देखा है कि किस प्रकार से जो ऑनलाइन सिस्टम था उसको ऑफलाइन करके उसमें वसूली की गई, नकली होलोग्राम से किस प्रकार से शराब की पेटियां यहां आती थी वो भी देखा है। तो युवाओं को और पूरे प्रदेश की जनता को भरोसा है लोकतंत्र पे, और लोकतंत्र में जो उनके टैक्स का पैसा इस प्रकार से दुरुपयोग करके अपनी तिजोरी भरने का काम हो रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और इसका पूरा प्रदेश भर में स्वागत हो रहा है। और मुझे भरोसा है कि कोर्ट भी इसमें
अपने हिसाब से जो न्याय उचित रहेगा वो फैसला देगा। चलिए ऋषभ चंद्राकर जी, कैसे दिखते हैं आप इन जो गंधर पांडे जी जो दलील दे रहे हैं कि घोटाला हुआ है, होलोग्राम को बदला गया है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए जो सारे हथकंडे अपनाया गया है, एक सिंडिकेट जो है इस पूरे घपले को अंजाम दे रहा था, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और ईडी की आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है ईडी को लेकर, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा ऋषभ जी। जी कपिल जी नमस्कार, जय जोहार आपके सबके दर्शकों को। कपिल जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ईडी और सीबीआई का कन्वेंशन रेट जो पिछले 10 सालों में क्या रहा है, सिर्फ 1% रहा है। मैं ये एनडीटीवी का एक आर्टिकल है, ये खोल के बैठा हुआ सामने गंधर और पांडे जी को दिखाने के लिए, और ये 1% रहा है अभी तक। इसमें दिखा रहा है कि 190 जो इनके पार्लियामेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि 193 केसेस में सिर्फ और सिर्फ 2 केस में अभी तक कन्वेंशन रेट साबित हो पाया। बाकी पॉलिटिकल केस के लिए उनको सिर्फ ऑपोजिशन को परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई। तो आपको क्या लगता है कि भूपेश बघेल को परेशान करने के लिए सब किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ आपको। और ये नकली होलोग्राम की बात करते हैं, नकली होलोग्राम अभी किनकी सरकार में पकड़ा है? क्या हमारी सरकार रहते हुए कभी भी नकली होलोग्राम पकड़ाया करता था, या इनकी ईडी सीबीआई ने उसको साबित कर पाया है? अभी नकली संरक्षण देते हैं उनके में कैसे पकड़ाएगा? देखिए मैं आपके कुछ संरक्षण दे रहे थे। गंधर पांडे जी मैं आपके बीच में नहीं मैं आप ही से सीखा हूँ ऐसा बोलना। आप शांति से सुनने की कोशिश करें। मैं भी आपके साथ बैठा हूँ, ऐसे ही मैं बोलते हैं। पहले बार में कभी भी ऐसा किसी के द्वारा नहीं बोला जाता, नहीं मैं पहले ऐसा कभी बोला हूँ, तो ये झूठा आरोप तो लगाना ही बंद कीजिए, पहले शांति से सुन लीजिए। आप अगर बात कर रहे हैं होलोग्राम की, फर्जी होलोग्राम की, क्या पूर्ववर्ती सरकार में कभी भी कपिल जी ऐसा पकड़ाया था कि किसी दुकान में शराब का जो मिक्स हो रहा है या फिर नकली होलोग्राम वाला शराब पकड़ाया रहा? कभी भी नहीं पकड़ाया था, ना इनकी ईडी ने अभी तक पकड़ पाया। इस सरकार में जैसा ही सरकार बना, आप देख रहे होंगे कि लगातार टाटी बंद वाला भट्टी है, नकली होलोग्राम की शराब पकड़ा रहा है, मिक्स शराब पकड़ा रहा है, गलत तरीके से शराब का जो बिक्री किया जा रहा है वो भी पकड़ा रहा है। तो सारा जो कुछ भी हो रहा है, भूपेश बघेल जी को, उनके परिवार को जो परेशान किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष से ऑपोजिशन को परेशान करना है, इसके नियत से परेशान किया जा रहा है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे कि शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, ज्योतिराज सिंधिया, इन जैसे लोगों को भी डरा धमका के अपनी पार्टी में ले लिया गया। लेकिन भूपेश बघेल जी को भी ये कोशिश की गई, लेकिन उनके में फेल हुआ। तो ये उनके जो बेटे, जिनका राजनीति से संबंध ही नहीं है, जो खेती किसानी करते हैं, जो राजनीति से दूर दूर तक संबंध ही नहीं रखते हैं, उनको इनके ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, भाजपा नेताओं के द्वारा परेशान किया जा रहा है और गलत आरोप लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है भूपेश बघेल को बीजेपी में शामिल कराना चाहती है, इसलिए पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं उनको छत्तीसगढ़ में, आ रहा हूं गंधर जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को ये डाउनफॉल में लाना चाहती हैं, जो कि इनके मुताबिक नहीं हो पा रहा है। तो ईडी और सीबीआई को, सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग कर रहे हैं। और उनके परिवार के द्वारा आप देखें, उनकी 2018 के पहले भी ऐसी परेशान किया गया था रमन सिंह की सरकार में, लेकिन क्या हुआ, ये साबित कभी भी नहीं हो पाया। चलिए आपके आरोप का जवाब ले लूं ऋषभ जी, 30 सेकंड में प्रतिक्रिया लेता हूं गंधर पांडे जी की। गंधर जी यहां पर बड़े आरोप लगा रहे हैं ऋषभ जी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, शुभेंदु अधिकारी और अजित पवार हुए, हेमंत बिस्व शर्मा हुए, तमाम ऐसी लिस्ट है जो उन पर पहले आरोप थे, लेकिन वो जैसे बीजेपी में शामिल होते हैं तो वॉशिंग मशीन से, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ सुथरे होकर निकलते हैं। तो क्या भूपेश बघेल को, जैसा कि ऋषभ जी कह रहे हैं कि उनको बीजेपी अपने पाले में लेना चाहते हैं, इसलिए दबाव की पूरी स्ट्रैटेजी, मैकेनिज्म मेकिंग की जा रही है? कितने इनके आरोप सही हैं गंधर जी? देखिए पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप है, और जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं उनको क्लीन चिट प्राप्त हो चुका है। जो आए हैं उनके ऊपर जो जांच हुई उसको प्रस्तुत किया गया, उसके बाद क्लीन चिट मिला है। और उसके बाद ये अभी बोले कि खेती किसानी करते हैं चैतन्य बघेल, तो बिल्डिंग कौन बनाता है? भूपेश बघेल बनाता है। अगर खेती किसानी चैतन्य बघेल करते हैं तो भूपेश बघेल बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग का काम वो करते हैं। फिर दूसरी चीज, ईडी की इसके पहले जब वहां पर छानबीन हुई तो 55 लाख रुपए कैश मिला, और भूपेश बघेल खुद बता रहे हैं कि घर में खर्चे के लिए 55 लाख रुपए रखा था। किसके घर में 55 लाख रुपए खर्चे के लिए रखा था? आप बता दो किसके घर में रखा रहता है? ये चीज बताओ। जो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ये बताओ कि कैसे नेशनल हेराल्ड केस में आपके राहुल गांधी, सोनिया गांधी अभी भी बेल में है। मुद्दे में ही बात कर रहा हूँ। आपके जो प्रजातंत्र और राजतंत्र में आप लोग राजतंत्र को चुने हो, तो आप लोग का जो मुख्य परिवार गांधी परिवार। गंधर जी मेरा सवाल है, आपने थोड़ा सा भटक गए सवाल से, जवाब आपने नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर भटकते हैं ऋषभ जी
ऋषभ जी, एक मैं आप ही की तरफ से सवाल ले रहा हूं, चूंकि मैं एंकर की भूमिका निभाऊंगा। गंधर्व जी, अगर मान लीजिए भूपेश बघेल आपकी पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या इनको भी क्लीन चिट मिल जाएगी, जैसा कि आपने कहा है कि पूर्व में जो नेता आए उनको क्लीन चिट मिल चुकी है बीजेपी में आने के बाद? देखिए, भूपेश बघेल पार्टी में अगर अपनी इच्छा से आते भी हैं तो क्लीन चिट मिलना ना मिलना वो तो न्यायपालिका का काम है और एजेंसियों का काम है। उनको जिस प्रकार की भी कार्रवाई रहेगी, न्यायपालिका उसमें क्या फैसला देता है, और अगर हम उस पर संदेह करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका के ऊपर संदेह करने की बात हो जाती है, जिसको मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन न्यायपालिका का न्याय आया नहीं है, फैसला आया नहीं है, लेकिन आप उसमें फैसला देना चालू कर देते हो। भाजपा का काम ये जरूर है, आप आरोप कब साबित कर फैसला देते हो। दिए? कब आप फैसला दिए? आप आपके पास तो है ना, साबित कर क्यों देते हो। बंद कर रहे हो छत्तीसगढ़? लो ना न्याय, जाओ ना न्यायपालिका में न्याय लो, आप भी क्लीन चिट लेके आओ। क्यों बंद करने की बात कर रहे हो? क्यों अपने कार्यकर्ताओं को रोड में उतार रहे हो? आप लोग संघर्ष किए हो, आप लोग तो सत्ता में भी संघर्ष किए, पूरा मलाई मिठाई जो लोग खाए उनके लिए आप ही लोग उतरोगे रोड में। आप लोग अभी भी संरक्षण देना चाह रहे हो, जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है उसके लिए भी उतरना चाह रहे हो ना? क्यों? क्योंकि सिर्फ उस परिवार की गुलामी है, जैसे वो दिल्ली परिवार की गुलामी कर रहे हैं वैसे। चलिए गंधर्व जी, ऋषभ जी, चलिए गंधर्व जी, ऋषभ जी, दोनों को रोकना चाहूंगा, दोनों को रोकना चाहूंगा। सीधा मैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे साहब का रुख करूंगा। पांडे साहब, क्या लगता है जब से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई के बाद एक हर रोज जो है नए बयानबाजियों का दौर जारी है, क्या लगता है जिस तरीके के कांग्रेस आरोप लगा रही है, भूपेश बघेल जी का बयान कल सामने आया, उन्होंने कहा है कि ये झूठ और फरेब की विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है, मेरा बेटा और मैं जो है निष्पक्ष हैं, हम पर कोई ऐसा मत आरोप नहीं है। और जो ईडी कह रही है, सत्ताधारी पार्टी कह रही है, उनके बयानों में हम क्या देखें? क्या वास्तव में बीजेपी भूपेश बघेल को निशाना बनाना चाह रही है, अपने खेमे में लाना चाह रही है, जैसा कि पहले पूर्व में कुछ नेताओं के साथ ऐसा हुआ था, बाद में उनको क्लीन चिट मिल गई थी, या फिर वास्तविकता में भूपेश बघेल के ऊपर जो है इस तरह के आरोप हैं, जांच का विषय है? कपिल जी, ये जो प्रकरण आप ताजा देख रहे हैं चैतन्य बघेल जी का, इसमें कांग्रेस का जो रोल है, भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है और ईडी का जो रोल है, तीनों लोग अपनी जगह पर सही है और अपना उनका जो कर्तव्य है, जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली पे आगे बढ़ रहे हैं। अब डिसीजन कहां से होना है, वो एक बिंदु है न्यायालय, जहां से ये तय होगा कि भाजपा सही है कि कांग्रेस सही है या फिर ईडी सही है। उसका इंतजार करना पड़ेगा। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाना लोकतंत्र का नैतिक धर्म है, नैतिक कर्तव्य है, और हर राजनीतिक दल हर घटनाक्रम का राजनीतिक उपयोग भी करना चाहता है। यह भी राजनीति का एक ध्रुव सत्य है। कांग्रेस भी वही कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है, और ईडी रही एक जांच एजेंसी की और जो है जो एक्शन लेने की एजेंसी है, वो कितना सही है, वो अपना तथ्य कैसी कोर्ट में प्रस्तुत करती है, ये चीज न्यायालय तय करेगा। इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन पांडे साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई है सिद्धरमैया की पत्नी के जमीन आवंटन मामले को लेकर। एक साल में 5 बार फटकार लग चुकी है, कैसे देखेंगे इस पूरे मसले को? देखिए, अभी हाई कोर्ट तमिलनाडु या तेलंगाना कहीं का ये भी प्रकरण कल ही आया था, जिसमें ये वही तो मैं बताया कि ये जो जांच एजेंसी है वो सही है या गलत, वो कोर्ट तय करती है। जो पक्ष और प्रतिपक्ष के लोग हैं उनको कोर्ट में अपनी बात रखना है। कोर्ट में जो सही बात रखेगा उसके पक्ष में फैसला आएगा। जी ऋषभ जी, अब उम्मीद लगा बैठे थे, समय का अभाव, एक मिनट का समय दूंगा ऋषभ जी और गंधर्व पांडे जी को। ऋषभ जी, मेरा एक पहले आपसे सवाल है कि आज जो सीबीआई को, ईडी को कांग्रेस पानी पी कर कोस रही है, आप कोस रहे हैं, उसी सरकार के, कांग्रेस के केंद्र में सरकार रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता भी कहा था साल 2013 में। जरा उस परिप्रेक्ष्य का जवाब देते हुए अपनी बात को रखिए ऋषभ चंद्राकर जी। जी बिल्कुल ऐसा कहा था, लेकिन 2013 के बाद से आपको कन्वेंशन रेट मैंने बताया, जो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के नेताओं के यहाँ पड़े, इनके सत्ता पक्ष में कोई भी नेताओं के यहाँ नहीं पड़ा, उसमें भी सिर्फ 2% साबित हो पाया, आपको पहले ही बताया। और आज का आपका बयान बताता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है, मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने सख्त लहजे में कहा, तो राजू हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी पर कठोर। बिल्कुल, महाराष्ट्र चुनाव का उन्होंने जिक्र किया है, मैं पूरा स्टडी करके आया हूं चंद्राकर। राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए, आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हो? ये ईडी को
सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। ये जो 10 सालों में, पिछले 12 सालों में जो इन्होंने ईडी और सीबीआई का लेकिन दुरुपयोग किया आप है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं ऋषभ जी यहां पर कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर ईडी की एक भी जांच नहीं हुई, जितना हुआ वो विपक्ष के नेताओं पर हुआ है। आपकी सरकार में कितने सत्ताधारी पार्टी ने, यानी आपकी पार्टी के नेताओं पर ईडी ने जांच कराई दीजिए, उसका जी, भी बिल्कुल। हवाला दे दीजिए, जानकारी दे दीजिए आप देखे होंगे जो ए राजन है, 2G घोटाला, ये सब चीज इनके सरकार में रहते रहते, हमारी खुद की सरकार में रहते रहते इनकी जांच चालू हुई थी, जिनको इन्होंने क्लीन चिट दिया। इनकी सरकार आने के बाद उनको कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। ये सिर्फ हमारी सरकार में रहते, इनकी सरकार में ये कभी नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज। आप छत्तीसगढ़ में देखिए कितने भ्रष्ट नेता है, कितने भ्रष्ट यहाँ पे नेता हुए हैं। गंधर्व जी बड़े जवाब लेता हूं, समय का अभाव जवाब लेता हूं। गंधर्व पांडे जी, उनके शासनकाल में उन्होंने तमाम ऐसे एग्जाम्पल गिना दिए हैं, 2G घोटाला हुआ, तमाम घोटाले। आपकी सरकार में आपके नेताओं से कोई घोटाले उजागर नहीं होते हैं? हाँ, मैं जवाब ले रहा हूँ ऋषभ जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ। देखिए 2000 में जब इनकी यूपीए सरकार थी तो कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, जितने भी प्रकार के घोटाले हुए थे उसको मुखरता से विपक्ष ने ही उठाया था। और उस समय की ये स्थिति थी कि पूरा देश आंदोलन ग्रसित हो गया था। अन्ना हजारे जी दिल्ली में बैठे थे, बाबा रामदेव के ऊपर जानलेवा हमला कराया इन्होंने, उनको फिर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अन्ना हजारे जी किस चीज के लिए बैठे थे? अन्ना हजारे किस चीज के लिए बैठे थे? लोकपाल बिल के लिए। उसके पहले लोग आप फिर बीच में बोल दिए ना। अब मैं बोला था तो आपको मिर्ची लगी थी, अब आप देखो कैसे बोलने लगा। आप बोले मैं सुना ना, जनता नहीं, झूठ तो आप बोले कि चैतन्य बघेल खेती करते हैं, तो बिल्डिंग कौन बनाता है? वो 3-3 करोड़ के फ्लैट कौन बनाता है? ब्लैक से व्हाइट कौन करता है मनी को, ये भी बताओ। पांडे जी सुनिए, खेती करते बता रहे हैं बैठ के जनता को, ऐसा बताते हैं। जब अन्ना हजारे ये सिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में आजकल, जिसका पिताजी चलिए मैं दोनों जो है जो हमारे देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप दोनों को मैं निवेदन करूंगा, हाँ, शांति का परिचय। सीधा मैं रुक करूंगा पत्रकार रमेश पांडे जी का, 30 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा। रमेश पांडे साहब, ये पूरी जो जद्दोजहद हो रही है, भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में लाभ लेने के लिए किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। उनके बयान में कितनी सत्यता नजर आती है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर ये छत्तीसगढ़ में बिसात बिछाई जा रही है? देखिए कपिल जी, हर आदमी दावे अपने अपने तरीके के करते हैं, लेकिन ये सही है कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और जांच एजेंसी इसमें कार्रवाई कर रही है। तो जो भी करना चाहिए उसका राजनीतिक उपयोग कम करके न्यायिक उपयोग और जो तथ्य हैं वो न्याय के मंदिर में जरूर रखना चाहिए, तभी इसका सच सामने आएगा। बाकी तो हल्ला गुल्ला मचाने से कोई फायदा होने वाला नहीं। चलिए, हमारी चर्चा में तीनों मेहमान जुड़े, रमेश पांडे जी आपका, साथी ऋषभ चंद्राकर जी आपका, गंधर्व पांडे जी आपका, तीनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में जो है चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, सियासी पारा हाई है, लेकिन कहना वही है कि पूरा जो है न्यायिक प्रक्रिया से ताल्लुक रखता है। हम और आप इसमें निर्णय करने वाले कोई नहीं है कि जो ईडी के आरोप हैं वो कितने सही हैं, भूपेश बघेल साहब के जो आरोप हैं वो कितने सही हैं, और सत्ताधारी पार्टी के जो आरोप हैं वो कितने सही हैं। पूरा यह जो न्याय प्रक्रिया न्यायालय तय करेगा। तो फिलहाल इस मामले पर कोई भी जल्दबाजी करना सभी के लिए उचित नहीं होगा, यही सलाह। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।